आप रनेबल ऑब्जेक्ट को एक एम्प्लॉय की तरह मान सकते हैं। जिस तरह से एक एम्प्लॉय के पास पोटेंशियल होती है तो वो दूसरे एम्प्लॉय के साथ काम कर सकता है कॉन्करेंटली। जिस समय एक एम्प्लॉय काम कर रहा है उस समय दूसरा एम्प्लॉय भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं होगा ये कहेगा जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो मैं काम करूंगा। आज मैं 2 एम्प्लॉय से काम कराता हूं, कल को अगर मैं चाहता हूं कि 10 क्लासेस यहां पर चले तो मैं क्या कर सकता हूं, 5 नए एम्प्लॉय हायर कर सकता हूं। आज 5 क्लास चलती है, कल को 10 क्लास चलने लगेगी, पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो हर एक एम्प्लॉय के पास क्या होता है, एक पोटेंशियल होती है दूसरे एम्प्लॉय के साथ काम करने। अब मैंने यहां पर टर्म यूज किया पोटेंशियल। पोटेंशियल मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो काम कर सकता है लेकिन अपने आप करता नहीं है, उसे काम बताना पड़ता है कि आपको ये काम करना है। साथ में अगर उस काम करने के लिए किसी रिसोर्स की जरूरत है तो वो रिसोर्स भी अवेलेबल कराना पड़ता है। साथ में मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है कि वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मुझे, जैसे मैंने अभी यहां पर कहा, एक नया कोर्स लॉन्च करना है तो मैं सिर्फ एक ट्रेनर हायर करूं, उससे कहूं कि बस ये कोर्स की क्लास चलाओ, क्लासरूम का भी अरेंजमेंट आप खुद ही करो, कोर्स के कंटेंट भी आप खुद तैयार करो, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी खुद करो, रजिस्ट्रेशन भी खुद करो और पढ़ाओ भी खुद। करेगा वो? नहीं करेगा। वो कहेगा अगर मुझे ये सारे काम करने तो आपके लिए क्यों करूंगा, मैं खुद के लिए करूंगा। जब कोई एम्प्लॉय आता है तो ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि आप उसे सारी सुविधाएं देंगे, आप उसे रिसोर्सेज अवेलेबल कराएंगे, उसे काम बताएंगे, रिसोर्सेज देंगे, वो काम करेगा। काम नहीं बताएंगे तो वो बैठ के चला जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जिस तरह से एक एम्प्लॉय के पास पोटेंशियल होती है दूसरे एम्प्लॉय के साथ काम करने की, उसी तरह से एक रनेबल ऑब्जेक्ट के पास रन मेथड है जो किसी दूसरे रन मेथड के साथ एग्जीक्यूट हो सकता है कॉन्करेंटली। अब मैं दोबारा वही टर्म यूज कर रहा हूं, हो सकता है, अपने आप नहीं होगा। तो एक रनेबल ऑब्जेक्ट एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की तरह, एक एम्प्लॉय की तरह, जिस तरह से 10 एम्प्लॉय साथ साथ काम कर सकते हैं उसी तरह से 10 रनेबल ऑब्जेक्ट के रन मेथड साथ साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब यहां पर एम्प्लॉय को काम देने की जिम्मेदारी या एम्प्लॉय को रिसोर्स अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी या एम्प्लॉय को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी मैनेजर की होती है, जो कि अपने आप में एक एम्प्लॉय होता है। उसी तरह से एक रनेबल ऑब्जेक्ट के रन मेथड को एक इंडिपेंडेंट ब्रांच में एग्जीक्यूट कराने के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो रिसोर्सेज दैट ऑब्जेक्ट अवेलेबल कराएगा। ये मैनेजर का रोल प्ले करता है, ये एम्प्लॉय का रोल प्ले करता है। अगर हम अपनी पुरानी टर्मिनोलॉजी पे वापस आए तो ये एक इवेंट है, ये इवेंट मैनेजर है। बात समझ आई? या आप ऐसे मान के चल सकते हैं ये एक वर्कर है जो काम करेगा, ये वर्कर को काम बताएगा, रिसोर्स बताएगा और मॉनिटरिंग करेगा कि वो वर्कर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी हमें अपनी एप्लीकेशन में इंडिपेंडेंट ब्रांचेस बनानी होंगी, हमें एक वर्कर की जरूरत पड़ेगी, एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे 10 ब्रांच स्टार्ट करनी है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? 10 ब्रांच मैनेजर्स की। मैं 10 ब्रांच मैनेजर अपॉइंट करूंगा, उनसे कहूंगा ब्रांच स्टार्ट करो। अब वो ब्रांच मैनेजर जो है वो अपने आप में वर्कर है। That is renewable. मैनेजर इज एम्प्लॉय। हर एक मैनेजर एम्प्लॉय होता है। यहां पर इजे और हैज जो रिलेशन है उसे अगर हम समझना चाहें, मैंने एक मैनेजर अपॉइंट किया, उससे कहा एक नई ब्रांच स्टार्ट करो। अगर मैंने उसे कोई वर्कर नहीं दिया एक्स्ट्रा तो वो खुद काम पे लगेगा, इनिशियली टीम बनाएगा पहले, जब फिर उनसे काम कराएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसे टीम बना के दूं, मैंने मैनेजर दिया और उसे एक एम्प्लॉय दिया अलग से, तो अब वो उस एम्प्लॉय से काम कराना शुरू कर देगा। कितने लोगों को दोनों ऑब्जेक्ट में फर्क समझ में आ रहा है? इस एनालॉजी से आप समझिए, मुझे अगर 10 पैरेलल प्रोसेसिंग करानी है अपनी एप्लीकेशन में तो मुझे 10 रनेबल ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मान के चलिए मुझे यहां पर 10 कोर्सेज की क्लास एक साथ चलानी है तो मुझे 10 ट्रेनर्स की जरूरत पड़ेगी। और वो ट्रेनर एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ 10 क्लासरूम बने, उनमें सिस्टम हो, प्रोजेक्टर हो, एसी हो, फैन हो, लाइट हो, चेयर हो, सब कुछ हो। वो ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट हो, हम उनका एनरोलमेंट करें,
हमको एक टाइम स्लॉट दें और वो आदमी उस टाइम स्लॉट पे क्लासरूम में जाए जहां स्टूडेंट पहले से बैठे और वो पढ़ाना शुरू कर दे। बात समझ आ रही है? सेम वे में ये रनेबल ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करेगा कि इसे एक अलग ब्रांच में एग्जीक्यूट होने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है वो कोई अवेलेबल कराएगा। यहां पर वो काम ब्रांच मैनेजर का होगा, इस पर्टिकुलर केस में वो काम थ्रेड का होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट के रोल समझ में आते रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक वर्कर है और एक मैनेजर है, एक पैरेलली काम करेगा, एक काम करवाएगा। अब अगर मुझे मल्टी थ्रेडिंग करनी है तो मुझे पहले वर्कर को जानना आना चाहिए तो मुझे मैनेजर को जानना आना चाहिए। वर्कर को जानना आना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मुझे एक नई ब्रांच खोलनी है अपनी तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मैनेजर अपॉइंट करूंगा, उसे एक ब्रीफिंग दूंगा कि यहां जाके एक ब्रांच खोलो, जितने एम्प्लॉय की जरूरत वो हायर करो। मैं क्यों हायर करूंगा? मैं तो इंस्ट्रक्शन दूंगा मैनेजर को, मैनेजर कराएगा। हमें यहां पर एक सीईओ की तरह सोचना है। आपको इस मैनेजर के साथ काम करना है, ये मैनेजर वर्कर के साथ काम करेगा, आपको डायरेक्ट वर्कर के साथ काम नहीं करना है। पहले समझते हैं ये जो थ्रेड क्लास है ये हमें क्या क्या ऑप्शंस देती है, क्या क्या मेथड्स देती है, ताकि हम एक थ्रेड को यानी कि इंडिपेंडेंट ब्रांच को मैनेज कर सकें। यहां पर देखिएगा हमने थ्रेड क्लास के कुछ कॉमन मेथड्स लिखे हैं जिन्हें हम समझना चाहते हैं ताकि हम थ्रेड्स को सही से मैनेज कर सकें। सबसे पहला मेथड है करंट थ्रेड। इस मेथड का यूज किया जाता है करंट थ्रेड का जो थ्रेड ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस ऑब्टेन करने के लिए। अब ये जो करंट थ्रेड का थ्रेड ऑब्जेक्ट है इसका क्या मतलब है, ये अभी थोड़ी देर बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से या एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझेंगे, एक डायग्राम के थ्रू। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एक ब्रांच स्टार्ट करनी होगी तो हमें एक ब्रांच मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। वो ब्रांच मैनेजर है थ्रेड ऑब्जेक्ट। तो हर एक ब्रांच का एक ब्रांच मैनेजर होगा, यानी कि हर एक जो थ्रेड है उसके लिए एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बना होगा। अगर किसी ब्रांच में मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके लिए एक ऑब्जेक्ट कौन है तो इस मेथड का यूज किया जा सकता है। अब स्टार्टिंग मेथड आपको पता है कैसे कॉल होते हैं। अगर मुझे ये मेथड इन्वोक करना है तो क्या लिखूंगा, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। इससे मुझे एक थ्रेड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाएगा। हर एक थ्रेड ऑब्जेक्ट का अपना एक नाम होगा, यानी कि हर एक ब्रांच को आप एक नाम देंगे या कह सकते हैं एक ब्रांच मैनेजर को आप एक नाम देंगे। आप किस थ्रेड का क्या नाम है, यानी कि किस ब्रांच को किस नाम से एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो बता लगा सकते हैं। आप वो नाम भी बदल सकते हैं। मैथड है हमारे पास सेट नेम, नाम बदलने के लिए। अब ब्रांच का नाम बदलने से उसकी वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि जो बैच है ये एक थ्रेड है, यानी कि एक ब्रांच है। जिस समय ये यहां पर ये बैच चल रहा है उस समय दूसरे बैचेस भी चल रहे हैं। अगर मैं इस बैच का नाम बदल दूं क्या इसकी वर्किंग पे कोई फर्क पड़ेगा? बात समझ आ रही है? इसी तरह से थ्रेड का नाम बदल सकते हैं, उसकी वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक थ्रेड की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के टाइम पे काम आती है। मान लीजिए 10 थ्रेड है जो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, प्रोसेसर हमारे पास एक है तो सब लाइन में लगे होंगे अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। प्रायोरिटी क्यूज होंगी शेड्यूलिंग पे। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी सबसे बाद में उसे शेड्यूल किया जाएगा। अब यहां जो थ्रेड्स की प्रायोरिटी है वो एक पर्टिकुलर रेंज में हो सकती है। मिनिमम प्रायोरिटी किसी भी थ्रेड की 1 हो सकती है, मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 हो सकती है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी किसी भी थ्रेड की 5 होती है। यानी कि जेआरई अगर आपको कोई थ्रेड बना के देगा तो उसकी प्रायोरिटी 5 होगी। आप भी अगर कोई थ्रेड बनाएंगे और उसमें प्रायोरिटी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो उसकी प्रायोरिटी भी 5 होगी। आप प्रायोरिटी बदल सकते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर रेंज में केवल। उसके लिए मेथड दिया गया आपको सेट प्रायोरिटी। आप जो आपका करंट थ्रेड यानी कि जो करंट ब्रांच है जिसमें एग्जीक्यूशन हो रहा है उसे स्पेसिफाइड टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास मेथड है स्लीप। इसमें टाइम आपको देना होगा मिली सेकेंड्स में। उसके बाद आप ये भी पता लगा सकते हैं जो ब्रांच है यानी कि जो थ्रेड आपका चल रहा है या जो थ्रेड आपने लॉन्च किया था वो अभी कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इज अलाइव मेथड ट्रू रिटर्न करेगा अगर थ्रेड कंप्लीट हो गया होगा। थ्रेड कंप्लीट होने का मतलब उसके अंदर जो रन मेथड लोड किया गया था अगर वो कंप्लीट हो जाता
इसका मतलब थ्रेड कंप्लीट हो गया। अगर वो रन मेथड अभी बचा हुआ है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है स्टार्ट। इस मेथड का यूज करके आप एक नई ब्रांच स्टार्ट कराते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट थ्रेड स्टार्ट कराते हैं। ये मेथड जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड है किसी एक इंडिपेंडेंट थ्रेड के लिए वो एलोकेट करता है। अब थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि वो क्या रिसोर्सेज है। उसके बाद रन मेथड को लोड करा देता है। अब रन मेथड को एक इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज में लोड करने को हम कहते हैं कि हमने एक नई ब्रांच स्टार्ट करा दी। बात समझ आई? मेन मेथड अभी केवल बताए गए, सारे मेथड्स अभी नहीं बताए गए। आपको अभी तक पता चला किसी भी थ्रेड का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उस एग्जीक्यूशन के लिए जो थ्रेड ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, जिसने वो थ्रेड स्टार्ट कराया था या जो अभी उसे मैनेज कर रहा है, आप उसका रेफरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। आप थ्रेड का नाम पता लगा सकते हैं, आप नाम बदल सकते हैं, आप प्रायोरिटी पता लगा सकते हैं, आप प्रायोरिटी बदल सकते हैं, आप करंट थ्रेड को सस्पेंड करा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और आप एक नया थ्रेड भी स्टार्ट करा सकते हैं। अब पहले थ्रेड्स की स्टेट समझते हैं, फिर आगे की बात करेंगे।